हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिसाबी पद्धति की हानियां या मर्यादाएं, जिसको हम लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हिसाबी पद्धति के लक्षण क्या है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था हिसाबी पद्धति के उद्देश्य क्या है और लाभ क्या है। ये जो तीनों टॉपिक हैं, अगर आप ये तीनों टॉपिक को एक बार कवर कर लेते हैं तो हानियां आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि हानियां में पॉइंट कम है, इसलिए आप याद भी डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप याद कर लोगे, ये मुझे पता है। बट जैसा मैंने कहा कि अगर आप समझोगे तो आप लंबे समय तक उस चीज को प्रिजर्व करके रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। एक और बात, जब भी आप कोई नया चीज शुरू करो तो ऑलवेज याद रखना है, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ऑलवेज होना चाहिए बेसिक्स पे। ठीक है। और मेरा आपको यही सजेशन होगा कि अगर आपने 11वीं का स्टार्ट किया है, कॉमर्स लिए हो, अकाउंट्स पढ़ रहे हो, तो आप बेसिक्स पे फोकस करो। और मेरा पूरा टारगेट यही है कि मैं आपको बेसिक से सारी चीजें पढ़ाऊं, और इसीलिए हमने मिलकर अकाउंट और स्टेटिस्टिक्स, जो बेसिकली कॉमर्स के दो मेन सब्जेक्ट माने जाते हैं, वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। साथ ही साथ अगर पॉसिबल होगा तो फ्यूचर में हम आपको बाकी के सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इन्हीं दो सब्जेक्ट से आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये दो सब्जेक्ट में आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई भी समस्या रहती है तो जो भी वीडियो आप देखते हो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्लास। और पिछले क्लास की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो क्लास जरूर देखना। अगर आपने नहीं देखी हो तो, देखा है तो वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं सीधा। ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? गैर वित्तीय व्यवहार। देखो, ये जो पॉइंट है वो हमारा डेफिनेशन वाले पॉइंट से ही मैच खाता है। हमने डेफिनेशन जो पढ़ा था, हमने लक्षण जो पढ़ा था, उसका जो पहला ही पॉइंट था वो था वित्तीय व्यवहार या वित्तीय लक्षण। मतलब क्या था कि अकाउंट में सिर्फ उन्हीं चीजों का लेखा होता है जो वित्त स्वरूप में होते हैं। ध्यान से सुनना, किस स्वरूप में होते हैं? वित्त स्वरूप। और वित्त का मतलब क्या होता है? वित्त का मतलब होता है, ये तो गलत लिख दिया, रुक जाओ। वित्त का मतलब होता है द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या होता है? पैसा। और पैसा को हम कभी कभी मुद्रा भी बोलते हैं। राइट। मतलब हम उन्हीं चीजों का लेखा करते हैं जिनको वित्त में, द्रव्य में, पैसा में या मुद्रा में मापा जा सकता हो। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जिन चीजों को पैसों में नहीं मापा जा सकता, ध्यान से सुनना, जिन चीजों को पैसों में नहीं मापा जा सकता हो, इसका मतलब है उन चीजों का लेखा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है, कर्मचारियों की प्रामाणिकता, वफादारी, निष्ठा, इन जैसे गुण को हम धंधा के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन हम इन चीजों को पैसों में माप नहीं सकते हैं। हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो 110 रुपए प्रामाणिक है, सामने वाला जो वफादार है, सामने वाला जो व्यक्ति वो 1 लाख रुपए का वफादार है। हम इस तरह से नहीं माप सकते हैं। राइट। इन चीजों को अगर मापा नहीं जा सकता तो अकाउंट वाला इन चीजों को क्या करेगा? इग्नोर करेगा। और हमारे अकाउंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो गैर वित्तीय व्यवहार को नहीं लिखता है, भले वो व्यवसाय के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। क्लियर है पहला पॉइंट, गैर वित्तीय व्यवहार। दूसरा पॉइंट है द्रव्य का स्थिर मूल्य। तो द्रव्य का स्थिर मूल्य अगर मैं आपको समझाऊं तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैं एक वर्ड लिखूंगा, पापा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, मैं ये वर्ड क्यों लिख रहा हूँ। बेसिकली ये जो द्रव्य का स्थिर मूल्य है ये हमारे इस वर्ड की तरह काम करता है, यानी कि पापा की तरह काम करता है। कैसे? ये क्या कहते हैं, जैसे हमारे पापा, अगर तुम कोई सामान जो है वो 100 रुपए का लेकर आओगे और उनको बताओ कि पापा मैंने ये 100 रुपए में खरीदा, तो ये बोलेंगे ना, हमारे जमाने में ये तो 50 रुपए का ही मिलता था, या मैं लेकर आता तो 50 में ही लेकर आ जाता। वो ऐसा बोलते। क्यों ऐसा बोलते? कि शायद उन्होंने कभी इस चीज को 50 रुपए में सच में खरीदा होगा। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने इस चीज को 50 में खरीदा था और वो ये मान रहे वो आज भी ये चीज कितने में मिलेगी? 50 में मिलेगी, ना कि 100 में। मतलब ये है, वो जो द्रव्य है ना, जो पैसा है ना, वो ऐसा मानते हैं या वो ऐसा बोलेंगे हमें कि इसका जो मूल्य है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। बट क्या रियल लाइफ में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं ऐसा होता है। आज जो 50 की मिल रही, हो सकता है 5 से 6 दिन के बाद वो चीज महंगी हो जाए, तो 1-2 साल तो बहुत वक्त, लंबा वक्त होता है। तो व्यवसाय में भी सेम ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि मान लो 5 वर्ष पहले, ध्यान से सुनना, 5 वर्ष पहले कोई मशीन खरीदा था जिसकी कीमत कितनी थी? 50,000 रुपए में कोई हमने मशीन खरीदा था। अब होगा क्या कि मुद्रास्फीति के कारण, यानी महंगाई के कारण, हो सकता है कि 50 रुपए की अपेक्षा अधिक रकम में खरीदी जाए। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं होता है। द्रव्य का मूल्य क्या होता है? स्थिर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले 50 में था तो अब भी 50 में होगा। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ऐसा सच नहीं है। तो आपको ये सेकंड पॉइंट याद रखना है कि द्रव्य का स्थिर मूल्य यानी कि पापा। ओके, क्लियर है सेकंड पॉइंट? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है हमारा ऐतिहासिक व्यवहार घटना। अब ध्यान से सुनना कि
हमारा जो अकाउंट है वो उन चीजों को लिखता है जो ऑलरेडी घट चुकी हैं, क्या, जो ऑलरेडी घट गई हैं, जो ऑलरेडी घटना बन गई है, ना कि उन चीजों को जो होने वाला है। राइट, यानी कि जो घट गई है उनको लिखता है। अब देखो, जो घट गई है लिखोगे तो क्या फायदा, मतलब उनको तो सुधार नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन एक फायदा है। क्या फायदा है कि भले सुधार नहीं सकते लेकिन उसका उपयोग भविष्य में कर सकते हो, यानी जो निर्णय लेने वाले हो उन निर्णयों में तुम उनका उपयोग कर सकते हो और उनसे अपने आप को सीख दे सकते हो। क्लियर है इतना? तो ये हमारा थर्ड पॉइंट, ऐतिहासिक व्यवहार घटना। अब ये ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरा का पूरा खराब है, पर खराब तो है ना भाई, ऐतिहासिक चीजों को ही लिखता है। तो ऐतिहासिक चीजों को लिख के फायदा क्या, जो घटना घट चुकी है, जो होना था हो चुका है, चोरी होनी थी हो गई है, माल जलना था जल गया, कोई लेके भागना था कोई लेके भाग चुका है, अब क्या तुम करोगे लिख के। लेकिन लिखने से फायदा ये होगा, आने वाले समय में हम ध्यान रखेंगे कि भाई यहाँ से चोरी हुआ था, इस चीज को याद रखना है। क्लियर इतना? तो ये हमारा फायदा है। उसके बाद चौथा है बाजार कीमत की अवगणना। अब बाजार कीमत की अवगणना क्या है वो भी मैं तुम्हें क्लियरली समझा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ऐसे समझो जैसे कि तुम्हारे पास एक मोबाइल है, ठीक है, और उस मोबाइल की जो कीमत है वो मान लो 20,000 रुपए है। कितने रुपए कीमत है? 20,000 रुपए। और ये मोबाइल आज से तुमने 2 साल पहले खरीदा था। ठीक है, अब मेरा सवाल है, अगर इस मोबाइल को बेचने जाओगे, यानी कि सेल करने जाओगे, तो क्या ये मोबाइल 20,000 में बिकेगा? तो जवाब है ना। तो ये मोबाइल हो सकता है कितने में बिके, हो सकता है 10 में बिके या उससे भी कम, उससे भी कम। राइट, लेकिन कोई तुमसे पूछेगा भाई ये फोन कितने का है, तो तुम हमेशा क्या बोलोगे? बोलोगे भाई ये फोन मैंने 20,000 में लिया था। यानी कि तुम हमेशा अपने फोन को 20,000 का ही बताओगे, तुम कम नहीं बताओगे। राइट, क्यों कम नहीं बताओगे? कि तुम्हारे दिमाग में यही है कि भाई ये फोन 20,000 का ही है, तुम हमेशा उसी बात को लेके चलोगे। क्लियर है इतना? तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये जो है वो हमेशा बाजार कीमत को इग्नोर करता है, और बाजार में इसकी कितनी कीमत है? 10,000 है, जिसको तुम इग्नोर कर रहे हो। तो यहाँ पे वही बोला है कि धंधा की संपत्ति की कीमत में बार बार यानी बारंबार परिवर्तन होता रहता है, उनकी बाजार कीमत बदलती रहती है, लेकिन हिसाबी पद्धति में बाजार कीमत की क्या की जाती है? अवगणना की जाती है। इस बात को याद रखना है कि बाजार कीमत की क्या की जाती है? अवगणना की जाती है। वो ऐसा कहता है कि तुमने अगर 20 में लिया था तो आज भी 20 का ही, कल भी 20 का ही होगा, परसों भी 20 का ही होगा, यानी जब तक वो तुम्हारे पास है, जो भी तुमसे पूछेगा तुम हमेशा 20 ही बताओगे, कम नहीं बताओगे। क्लियर है? ये हमारा चौथा पॉइंट, यानी बाजार कीमत की अवगणना। उसके बाद पांचवा है अनुमानों का उपयोग। अनुमानों का उपयोग का मतलब क्या है? मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे साथ कोई घटना घट जाती है ना, तो हम उसी बात को लेके चलते रहते हैं और जिंदगी भर उसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। व्यवसाय में भी सेम होता है। जैसे कि मान लो किसी को आपने सामान बेचा था, कुछ पैसे डूब गए थे। ठीक है, मान लो कि एक मिस्टर ए नाम का व्यक्ति था, उसको तुमने 20,000 रुपए का सामान बेचा था। कितने का? 20,000 रुपए का सामान बेचा था, और वो जो 5,000 रुपए थे उसने नहीं दिए। क्लियर है? तो हो सकता है तुमने उसी तरह से किसी एक मिस्टर बी को सामान बेचा और सेम टू सेम उसी तरह से 20 का बेचा, यानी 20,000 रुपए का बेचा, तो तुम्हारे मन में आ सकता है यार, हो सकता है यार इससे 5,000 रुपए इससे भी क्या हो जाए, डूब जाए। हो सकता है, ध्यान से सुनना, ये वर्ड मैंने क्या कहा? हो सकता है। डूबा नहीं है, लेकिन तुम मान रहे हो कि हो सकता है। पर क्या सवाल है, क्या ऐसा जरूरी है हो? नहीं ना, ये तो तुम क्या लगा रहे हो? ये तुम लगा रहे हो अंदाजा। क्या अंदाजा हमेशा सही निकलता है? बिल्कुल नहीं। पर अकाउंट में, हिसाब में इसका भी उपयोग किया जाता है। कई सारी ऐसी चीजें जो अनुमानित के तौर पे लिखी जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिखा भी है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? हिसाबी पद्धति में संभवित ऋण अनामत, यानी जिसको कहा जाता है डूबत ऋण अनामत, जैसी बाबतों की अनुमान या गणना की जाती है, अनुमानित गणना की जाती है। यदि अनुमानों में भूल हो तो वह भूल हिसाबों में देखने को भी मिलेगी। अगर तुमने गलत अंदाजा लगाया तो वो देखने को भी मिलेगा भाई कि तुमने गलत लगाया था। बात समझ में आया? क्लियर है? लेकिन तुम भाई अपने एक्सपीरियंस के आधार पे काम कर रहे हो, तो वो गलत भी नहीं है पर पूरी तरह से सही भी नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा क्या है? एक नुकसान है। ठीक है, और नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि अंदाजों का उपयोग किया जाता है। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोहरे मानांक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दोहरे मानांक। अब दोहरे मानांक में क्या होता है कि दोहरे मानांक में आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले यहाँ पे मैं दो चीजों पे सर्कल करता हूं। एक है, सर्कल नहीं, जो भी रेक्टेंगल है, एक है लाभानी खाता और एक है आर्थिक चिट्ठा। ध्यान से सुनना, हमारे अकाउंट में दो सबसे मेन, जो कहते हैं ना कि ऐसे बोल सकते हैं कि इसके दो खंबे हैं, आधार है, इनके बिना अकाउंट खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, एक है लाभानी खाता और एक है आर्थिक चिट्ठा। ध्यान से सुनना, हम जब बात करते हैं लाभानी खाता की, ठीक है, तो लाभानी खाता में क्या होता है कि हमारा जो भी खर्च होता है या हमें जो भी आय होती है, हम वो लिखते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या हर साल अलग अलग खर्च होता होगा? तो जवाब है हाँ, हर साल अलग अलग खर्च होता होगा। तो क्या हर साल अलग अलग खर्च लिखोगे? तो हाँ।
जवाब है हाँ। यानी कि जिस साल जैसा खर्च होगा वैसा लिखोगे। तो मतलब ये है तुम किसको ध्यान में ले रहे हो, वर्तमान को। जैसे कि इस साल तुमने नोटबुक में 100 रुपए खर्च किया तो तुम बताओगे भाई 100 रुपए खर्च हुआ है। मान लो पिछले साल 200 हुआ था, तुम बताओगे भाई पिछले साल 200 हुआ था। यानी जैसा जैसा तुम खर्च करते जा रहे हो तुम वैसा बता रहे हो, राइट। यानी कौन सी कीमत को ध्यान में लेते हैं, लाभानी खाते में वर्तमान कीमत को। लेकिन वहीं पे एक दूसरा है हमारा आर्थिक चिट्ठा। ध्यान से सुनना, क्या है आर्थिक चिट्ठा। इसका भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आर्थिक चिट्ठा में बेसिकली क्या होता है, आर्थिक चिट्ठा में दर्शाया जाता है संपत्ति को और दायित्व को। तो फिलहाल दायित्व को मैं इग्नोर करता हूं, मैं बात करता हूं संपत्ति की। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि तुमने कोई जमीन खरीदा था। क्या खरीदा था, एक जमीन खरीदा था, और उस जमीन की कीमत थी 20 लाख रुपए। कितने लाख रुपए थी, 20 लाख रुपए। और ये जमीन तुमने खरीदा था 2 साल पहले। ये कब खरीदा, 2 साल पहले। तो मेरा सवाल ये है, क्या आज आज इस जमीन की कीमत 20 लाख रुपए ही होगा। तो जवाब होगा तुम्हारा नहीं सर, ऐसा नहीं है। हो सकता है 25 हो गया हो सकता है 30 हो गया हो सकता है 40 हो गया, हो सकता है 50 हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं तो आर्थिक चिट्ठा में हम हमेशा कितनी कीमत दिखाएंगे, 20 लाख रुपए दिखाएंगे, ना कि 25, ना कि 30, ना कि 40, ना कि 50। यानी इन कीमतों को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे, ये ऐसा बोलता है कि जिस कीमत पे खरीदा था उसी कीमत को दर्शाओ। तो जिस कीमत पे खरीदा, कौन सी कीमत पे खरीदा था भाई, 20 लाख में खरीदा था, तो हमेशा कौन सी कीमत दर्शाओगे, 20 लाख ही दर्शाओगे। मतलब क्या हो गया, ये हमेशा पुरानी कीमतों को ही ध्यान में लेता है, यानी ऐतिहासिक कीमत को ही ध्यान में लेता है। तो ये दो बातें हो गई कि नहीं हो गई, एक है कि चालू कीमतों को ध्यान में ले रहा है और दूसरा है ऐतिहासिक कीमत को ध्यान में ले रहा है। तो इसी का मतलब ये हुआ कि ये दोहरे मानांक को फॉलो करता है। दोहरे मानांक का मतलब होता है दो अलग अलग बातों को फॉलो करता है। क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये है हमारा टॉपिक आज का। और आज का टॉपिक हमें यही एक्सप्लेन करता है कि हमारा हिसाबी पद्धति इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम था, इसमें हानियां है। तो टोटल कितने पॉइंट है, टोटल है आपके 6 पॉइंट है, और 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद रखना है। पॉइंट्स याद रखोगे तो अंदर का याद रखना ज्यादा आसान होगा। हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देके बताऊं ताकि आप उसको आसानी से लर्न कर सको, आसानी से उसको समझ सको। ठीक है, तो अगर क्लास समझ में आ गई हो, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो भी, समझ में आ गई हो तो भी, तो कमेंट में जरूर बताया कि हाँ समझ में आ गया है, थैंक यू सर, जो भी है। क्योंकि ये आपका एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये हम सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो फ्री में प्रोवाइड करें तो मोटिवेशन मिलना जरूरी है। तो मोटिवेशन यही है कि समझ में आ गया तुमको, नहीं आया है तो भी बता देना, तो भी मोटिवेशन मिलेगा भाई, समझ में नहीं आया सामने वाले ने देखा था। क्लियर है इतना। आने वाली क्लासेस को अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।